कोरोना को लेकर सीएम नीतीश ने जारी किया ऑडियो, कहा हर जरूरतमंद को सहायता पहुंचाएगी सरकार, कोई भी नहीं रहेगा भूखा। पटना में एम्बुलेंस विवाद पर गरमाई सियासत, कांग्रेस प्रवक्ता ने दी रूडी को नसीहत, कहा राजीव प्रताप रूडी को माफी मांगनी चाहिए। रांची में प्रदेश बीजेपी की ओर से धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लगाया किसानों को छलने का आरोप। झारखंड में बढ़ रहा ब्लैक फंगस का खतरा, 2 नए मरीज आए सामने, 1 मरीज की मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। सारण के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस पर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने पहले भाजपा को भारतीय जल्लाद पार्टी की संज्ञा देते हुए सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी को माफी मांगने की नसीहत दी और सांसद की ओर से एम्बुलेंस प्रकरण में दिए गए सफाई को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। बीजेपी भारतीय जल्लाद पार्टी के हवाई सांसद एम्बुलेंस प्रकरण के 1 सप्ताह के बाद झूठी और थोथी दलील के साथ मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए और ये कह रहे हैं कि मेरा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो एम्बुलेंस चलवा रहा था, एम्बुलेंस हम मुखिया को दिए थे। राजीव प्रताप रूडी जी, इस सरकारी एम्बुलेंस के आप मुखिया को देने वाले होते कौन है? और आप ये बताइए कि मुखिया को दिए थे या ग्राम पंचायत को दिए थे? अगर ग्राम पंचायत को दिए थे तो उसको चलाने का हक ग्राम सेवक को है, पंचायत सेवक को है, फिर उसका आप चलवाने वाले कौन है? तो आप अपने ही दलील से आप फंसते नजर नहीं आ रहे हैं, फंसे हुए हैं। अगर सरकार निष्पक्ष है तो सरकारी एम्बुलेंस को आप अपने घर में रखे थे, इसके एवज में आप पे मुकदमा हो, आप पे हत्या का मुकदमा हो। चूंकि यह एम्बुलेंस सरकार या जनता के इस्तेमाल में होता तो हजारों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। बीजेपी भारतीय जल्लाद पार्टी के तो आपको बता दें कि एम्बुलेंस विवाद पर सियासत गर्मा गई है। बीते कुछ दिनों पहले पप्पू यादव पहुंचे थे सारण, जहां पर उन्होंने खुलासा किया था राजीव प्रताप रूडी के यहाँ पे एम्बुलेंस रखी हुई थी। जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है और एम्बुलेंस के अभाव की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उजागर पप्पू यादव के द्वारा किया गया था, जिसके बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता ने रूडी को नसीहत देते हुए कहा है कि राजीव प्रताप रूडी को माफ़ी मांगनी चाहिए। एम्बुलेंस विवाद गरमाता हुआ नज़र आ रहा है, नसीहत दी गई है और जिस प्रकार से सफाई दी गई थी रूडी के द्वारा, कहा जा रहा है कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा कि ये सभी बेबुनियाद बातें की गई हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता नज़र आ रहा है और लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एम्बुलेंस का अभाव भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जब पप्पू यादव सारण ज़िले पहुँचे थे राजीव प्रताप रूडी के यहाँ पे, तो वहाँ पर कई एम्बुलेंस रखी हुई थी, दर्जनों एम्बुलेंस वहाँ पर पाई गई थी, जिसके बाद से लगातार सियासत गर्म हो गई और राजनीतिक सुर्खियां भी इस दौरान देखने को मिली, राजनीतिक तल्खियां भी देखने को मिली हैं। पप्पू यादव ने जब ये खुलासा किया उसके बाद राजीव प्रताप रूडी का भी बयान आया था, जिसको अब कांग्रेस प्रवक्ता ने बेबुनियाद बताया है और नसीहत दी है कि रूडी अब माफ़ी मांगे। और जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, इस दौरान ज़रूरत है कि लोगों की सेवा में एम्बुलेंस लगाई जाए। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार जिस तरीके से पप्पू यादव उजागर कर रहे थे तमाम समस्याओं को लेकर, सारण जिले में वो पहुंचे और रूडी के घर पर तमाम दर्जनों वहां पर एम्बुलेंस देखी गई और जब रूडी का बयान आया था इस पे, अब कहा जा रहा है कि बेबुनियाद बयान है, कांग्रेस से जमकर उन पर वार किए जा रहे हैं। देखिए, हालांकि लगा कि अब एम्बुलेंस प्रकरण थम गया है, जैसे ही पप्पू यादव को जेल भेजा गया, हालांकि वो किसी भी मामले में भेजा गया, लेकिन उसको तमाम जनता या जो मीडिया कर्मी है या जो उन लोगों ने जो चीजें दिखाई है, लगता है शायद उसका असर है। सोशल मीडिया पर जो खबरें चली, शायद उसका असर था
कि पप्पू यादव को 1982 के एक मामले में या 1989 के एक मामले में, फिर पहले लॉकडाउन के मामले में कई चीजों को जोड़ते हुए अंततः उनको 1989 के एक मामले में अपहरण कांड को लेकर के पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में आस्था अगर सबसे ज्यादा किरकिरी किसी की हुई तो वो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी की। हालांकि उन्होंने इस एम्बुलेंस प्रकरण के उद्भेदन के तुरंत बाद उन्होंने जब ये कहा कि जो ड्राइवर हैं उनकी कमी के कारण, ड्राइवर नहीं होने के कारण इन एम्बुलेंस को कोहराम की स्थिति में, कोरोना की कहर में नहीं भेजा गया, लेकिन वो अपने ही बयानों में फंस गए और ऐसा फंसे, बल्कि बुरे फंसे कि उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों ने, दूसरे दलों के नेताओं ने, जो सहयोगी पार्टी है इस वक्त एनडीए की, उन लोगों ने भी उनसे किनारा कर लिया। और देखिए राजीव प्रताप रूडी को जब ये सफाई देनी पड़ी और सफाई के बाद 8 दिन का वक्त लग गया और 8 दिन के इस वक्त में उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी, उस प्रैक्टिस में उन्होंने कहा कि सारण की जनता जानती है कि वो एम्बुलेंस किसके लिए है, लेकिन पूरा देश इस वक्त जानता है कि वो कहां से मिला, पहली बात। दूसरी बात ये, उन्होंने पप्पू यादव के ऊपर बताया कि उनके ऊपर न जाने कितने गंभीर आरोप है, अपराध के आरोप है और कई केसेस चल रहे हैं, किडनैपिंग, डकैती जैसे कई चीजों के बारे में उन्होंने पप्पू यादव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक भी आरोप नहीं है। एक भी आरोप का न होना लेकिन क्या ये बताता है कि आपकी 2019 से आप एम्बुलेंस रखे हुए हैं, किस आधार पे रखे हुए हैं? जब आप सांसद थे, जनता ने जब आपको चुन के भेजा तो एम्बुलेंस को कहाँ रहना चाहिए? इस वक्त जहाँ कोहराम मचा हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस को लेकर के, तो क्या ऐसी घड़ी में राजीव प्रताप रूडी को पहले आकर के बयान देने चाहिए थे? क्योंकि वो इस सवालों से घिरे हुए थे और उन्होंने बयान सारण या पटना में नहीं दिया, ये बयान उन्होंने दिल्ली में दिया, मतलब। और 8 दिन की जो फजीहत हुई, उस फजीहत के बाद दिया है। वो खुद अलग थलग पड़ गए हैं, उनको पार्टी ने दरकिनार कर दिया थोड़े दिनों के लिए ताकि फजीहत ना हो सके। और राजीव प्रताप रूडी कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह चाय बेच करके प्रधानमंत्री के इस कुर्सी तक नहीं पहुंचे हैं। मतलब कि राजीव प्रताप रूडी सांसद बने हैं तो वो पेशे से पायलट है, खानदानी आदमी है पेशे, और वो पायलट चलाते हैं, उनके पास पैसे की अकूत संपत्ति है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कैबिनेट में, अपने मंत्रिमंडल में, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो जरूरतमंद के हिसाब से चीजों को समझ सके, जो खुद ही धनाढ्य होगा, जो खुद ही अमीर होगा, जिसको कोई मतलब नहीं है। उस वैसे लोगों की राजनीति में आना या राजनीति में आकर के ये कहना कि मैं सेवा करूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आज भी हवाई जहाज लेके पटना से बाहर जाते हैं, बाहर से पटना एयरपोर्ट पर आते हैं। तो ऐसे नेताओं को या के घर पर अगर मान लीजिए कि 100 से ज्यादा एम्बुलेंस है तो उनको तो कोई समझ ही भी नहीं आएगा कि ये एम्बुलेंस किसके लिए। तो कई ऐसी चीजें हैं, सवाल के घेरे में है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, चाहे वो जितनी बार सफाई दे दे, जिस रूप में सफाई दे दे, वो लाख कह रहे हो कि उनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, लेकिन जिस घड़ी जिस समय सांसद के सामुदायिक केंद्र से या आवास से या जहां कहीं से भी उनके नजदीक से ही उनके संसदीय क्षेत्र से निकला है और ये जो सफाई दी जा रही है ये सफाई सांसद की तरफ से है, जिन्होंने फिर एक बार ऐसे घड़ी में पप्पू यादव जब जेल में, पप्पू यादव जब अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, तब आप आकर के बाहर आप ये अपनी सफाई दे रहे हैं। जनता जान रही है, जनता देख रही है ये तमाम चीजें। और अगर आपको 2019 से में कोरोना का कहर नहीं था, उस वक्त कोई बात नहीं, बीच में था, आप चाहते तो इन तमाम एम्बुलेंस को आप भेज सकते थे। अगर आपके सारण जिले में उन्होंने कहा कि मुझे मेरे सारण में एम्बुलेंस की किसी को जरूरत ही नहीं, तो आप दूसरे जिलों को दे देते जहां पे जरूरत थी। पटना जैसे जगह पर आप देखिए कि एम्बुलेंस लाख को जो मरीज ने दम तोड़ दिया, उस मरीज की अंतिम यात्रा आप देखिए नालंदा में कूड़े के ढेर पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां एम्बुलेंस की कमी है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में लगातार 2 दिनों तक कूड़े के ढेर से, कूड़ा का जो ठेला होता है उस ठेले से एम्बुलेंस बना करके उसको ले जाया गया। बाहर में देखिए क्या स्थिति होती है, कोरोना के कहर है। मतलब आपको एम्बुलेंस आपके पास रहते आपने एम्बुलेंस नहीं, अगर आप यही विपक्ष में रहते तो न जाने कितना हंगामा हो चुका होता। तो यही होता है जब इंसान सत्ता में होता है, जब कोई नेता सत्ता में होता है तो उसकी मलाई बड़ी स्वादिष्ट लगती है, लेकिन जब वो विपक्ष में बैठता है तो तब उसको लगता है कि अरे यार ये तो मतलब उसको वो मलाई तो छोड़िए, वो मलाई भी उसको तीखी नजर आएगी। तो यही होता है, सरकार है, सत्ता है, विपक्ष है, दोनों तीनों सब हमलावर हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
पप्पू यादव ने अगर एम्बुलेंस कांड का उद्भेदन नहीं किया होता तो शायद 1989 का कांड भी अभी नहीं खुला होता। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी को इसी मामले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। देखिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए देखिए कोर्ट अपना काम कर रही है, न्यायालय का अपना काम है। न्यायालय ने आज नहीं कहा, न्यायालय पिछले कई सालों से कहती आ रही और पुलिस के ऊपर आरोप लगाती आ रही है कि आपने इस केस में अभी तक क्यों नहीं जमा किया, क्यों उनकी अरेस्टिंग नहीं की। पूरे इलेक्शन के दौरान वो घूमते रहे, आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया। मतलब वो तो कोई विदेश नहीं भाग गए थे पप्पू यादव, तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने आकाओं के सहूलियत के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। आज इतने बिहार की पुलिस इतनी एक्टिव हो गई कि 1989 के मामले में उनके घर पर जाकर के अरेस्ट करती है। ये एक महज संजोग नहीं है, ये एक वेल प्लान प्रायोजित कार्यक्रम है। मैंने पहले ही कहा कि एकदम रंगोली और चित्रहार जैसे फिक्स टाइम पर प्रोग्राम आते थे एक वक्त में, ये उसी तरीके का एक फिक्स प्रायोजित कार्यक्रम है। पप्पू यादव की अगर गिरफ्तारी होनी होती तो लोकसभा चुनाव में हो गया होता। उसके बाद उन्होंने न जाने हेलीकॉप्टर से कितनी सभाएं कर ली, वहां हो गया होता। क्या उस वक्त की पुलिस एक्टिव थी? आज देखिए पूरे मामले में जब जोड़ा गया कि इसको कहां से, इसको किस रूप में इसको अरेस्ट करवाना, ये ऊपर से जब आदेश आ जाएगा तो नीचे वाले क्या करेंगे? वो तो किसी न किसी मामले में, ये तो 1989 का मामला है, हो सकता था कि उनके वजन बढ़ने के आरोप में भी इनको अरेस्ट कर लेता कि भाई आपका वजन ज्यादा बढ़ गया इसलिए भी अरेस्ट कर। मतलब ये स्थिति है। आप ये अंदाजा लगाइए कि ये गलत समय पर ये गिरफ्तारी हुई है। और ठीक है, आपसे पिछले 1932 साल में कोई केस चल रहा है, उस आदमी ने अपहरण जिसका हुआ उसकी बेटी की शादी में पप्पू यादव मौजूद है, ये सब चीज ठीक है, कानून तो कहीं ना कहीं गौतम यही माना जा सकता है कि एक रंजिश के तहत उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है और जब ये सांसद सत्ता पक्ष में है, मिली भगत इनकी चल रही है और इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए, इस प्रकरण को थोड़ा सा फ्लैश पे आता जाइए तो समझ में आ जाएगा। जब तक पप्पू यादव, जब इलेक्शन में इनको कोई ठीक है वोट मिले ना मिले अलग बात है, लोकतांत्रिक तरीका है, जनता जिसको चुन के भेजती है वही सदन तक पहुंचता है। पप्पू यादव अपना काम कर रहे थे, पहले इनको जिस रूप में जाना जाता था ये अलग बात है, पिछले 5 सालों में जिस रूप में जाना जा रहा था पप्पू यादव को, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाना जा रहा था। जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो अलग, लेकिन सामाजिक सरोकार होना अलग बात है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा जिसके लिए पप्पू यादव लोगों के मसीहा क्यों बन रहा। पहला कारण था जब पटना में भयंकर बाढ़ नहीं कहेंगे, पानी जल जमाव में पूरे पटना के लोग फंस गए। इतने बुरे फंसे कि न जाने कितनी जानें चली गई, कितने लोग भूख से दम तोड़ चुके थे, कितने लोग गंदे पानी पी करके मौत के मुंह में चले गए। उस वक्त राजधानी पटना में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हाफ पैंट में, आप सोचिए कि राज्य का उप मुख्यमंत्री हाफ पैंट में रेस्क्यू किया जाता है। ये तस्वीर है बिहार की, मुख्यमंत्री बैठे रहते और उसके बाद जिस तरीके से सांसद का बयान आया उसे अब बेबुनियाद बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एम्बुलेंस विवाद पर सियासत गर्म आ गई है, इसी के चलते लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कांग्रेस की तरफ से जो सांसद की तरफ से बयान जारी किया गया था उसे बेबुनियाद बताया है। बीते साल नवंबर के महीने में तय किए जाने के बावजूद किसानों की फसल झारखंड सरकार की ओर से नहीं खरीदे जाने को लेकर प्रदेश बीजेपी ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है। लेकिन किसानों की समस्या के निवारण के लिए बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदेश बीजेपी की ओर से अपने अपने घरों में धरना दिया गया। तो वहीं इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर किसानों को छलने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसानों की समस्याओं को लेकर के हम सब लोग धरना पर बैठेंगे, अपनी अपनी घरों पर ही बैठेंगे, अपनी अपनी जगह पर ही बैठेंगे, क्योंकि सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। पहले तो नवंबर में सरकार ने किसानों की धान खरीद की बात की, बाद में सरकार के ही वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय धान भींगा हुआ है, इस समय हम नहीं खरीदेंगे। और अभी तक जो मेरे पास जो जानकारी है, सरकार ने धान की खरीदारी पूरी तरह से नहीं कर पाई।
तो आपको बताते चले कि सरकार पर किसानों को छलने के आरोप लगाए गए हैं। रांची में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, अपने अपने घरों में रहकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर किसानों को छलने का आरोप लगाया है। प्रदेश बीजेपी की ओर से ये धरना प्रदर्शन किया गया है और सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसानों को छला गया है। तो आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी ने किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई है। बावजूद किसानों की फसल झारखंड सरकार ने नहीं खरीदी। बीते साल नवंबर के महीने में तय किए जाने के बावजूद भी किसानों की फसलों को नहीं खरीदा गया है झारखंड सरकार की ओर से। आपको बताते चले कि बीजेपी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, प्रदेश बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। कहा जा रहा है कि बीते नवंबर में ही तय किए जाने के बावजूद भी किसान की फसल नहीं खरीदी गई। देखिए, जिस तरीके से झारखंड सरकार ने झारखंड के किसानों की खुशहाली के लिए और इनके द्वारा की गई पैदावार को खरीदने के लिए जो व्यवस्था कर रखी थी, इसमें 293 धान अधिप्राप्ति केंद्रों की स्थापना की बात कही गई थी। और इस बार जब धान खरीद का समय आया तो कई मामलों को लेकर राज्य सरकार और किसानों के बीच में मतभेद होते नजर आए। सबसे पहले 293 धान अधिप्राप्ति केंद्रों की स्थापना की बात थी, तो 200 इतनी संख्या में अधिप्राप्ति केंद्रों की स्थापना नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई जो धान को खरीद सके या धान की अधिप्राप्ति किसानों से कर सके। जी। इसके बाद समस्याएं आने लगी कि सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी कि केवल और केवल सूखा धान ही खरीदा जाएगा। जी। किसानों के लिए मुख्य समस्या हो गई कि नमी वाले धान को किसान बेचने में सक्षम नहीं थे। सूखे धान की वजह से किसान अपने धान को राज्य सरकार को बेच पाने में असक्षम हुए और इन तमाम चीजों को लेकर जो किसानों की पैदावार थी वह राज्य सरकार के अधिप्राप्ति केंद्रों तक नहीं पहुंच सकी या किसानों को वह फसल की कीमत नहीं मिल सकी। इन तमाम चीजों को लेकर कल प्रदेश भाजपा ने एक वर्चुअल धरना का आयोजन किया था और राज्य सरकार के ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश की थी कि जिन किसानों के धान की खरीद की जा चुकी है उनकी पूरी कीमत उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए और जो बचे हुए धान है उन धानों की भी खरीद को सुनिश्चित किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड के किसानों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के ध्यान को आकर्षित करने के लिए बीजेपी का यह एक दिवसीय कार्यक्रम था और जिसको कल प्रदेश भाजपा ने वर्चुअली उसे निपटाया। जी, प्रदेश बीजेपी ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है। अब तो क्या कुछ प्रदेश बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, क्या कुछ मांग की जा रही है? प्रदेश बीजेपी की बहुत स्पष्ट मांग है। किसानों के जो धान क्रय की बात थी, राज्य सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, लक्ष्य की सीमा तक धान की अधिप्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए पहले तो उस लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। और दूसरी मांग थी कि किसानों की जो धान की खरीद की जा चुकी है उनके कुल पैदावार का, खरीदी गई पैदावार का कीमत उन्हें चुका दिया जाए, क्योंकि पूरी कीमत अभी किसानों के खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 2050 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद तय की थी, जिसे एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, वो 2050 रुपए की दर से किसानों को चुकाया जाना था। उसमें किसानों को एक किस्त दे दी जा चुकी है, दूसरे किस्त का किसान अभी भी इंतजार कर रहा है। जी,
जी, जिस तरीके से ये बीजेपी प्रदेश बीजेपी किसानों के समर्थन में खड़ी हुई है, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये जो पूरा प्रदर्शन किया गया है कल, इसमें कौन-कौन से नेता शामिल हुए थे, कौन-कौन से मंत्री या कौन-कौन से कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए थे प्रदर्शन में? चूंकि प्रदेश भाजपा का यह कार्यक्रम था और प्रदेश भाजपा के इस कार्यक्रम में दीपक प्रकाश राज्यसभा सांसद के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता हैं। तो दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी के साथ तमाम जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता या नेता हैं, सब लोगों ने अपने घरों से ही वर्चुअल तौर पर इस धरने का आयोजन किया था और धरने में शरीक हुए थे। जाहिर सी बात है, कोई मंत्री चूंकि विपक्ष में है तो भाजपा का कोई मंत्री नहीं है, तो ऐसे में किसी मंत्री के शामिल होने की कोई शर्त है नहीं और कोई स्थिति पैदा नहीं हो रही है। तो भाजपा के तमाम नेताओं ने और खास करके भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने घरों से, तमाम जिला अध्यक्षों ने, प्रदेश अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों ने अपने घरों से ही इस वर्चुअल धरना का आयोजन किया। जिस तरीके से फसल खरीदने का तय किया गया था बीते समय में, क्या कुछ प्रावधान उस दौरान किए गए थे कि क्या कुछ प्रावधान के तहत में ये फसल खरीदी की जाएगी? जहां तक फसल खरीदने की बात थी तो धान अधिप्राप्ति के लिए, क्योंकि झारखंड में आपको बता दें कि 80% किसान 80% जो जमीन है उस पर जो खेती की जाती है, तो लगभग 70% से अधिक खेती एक फसलीय होती है, वह धान की खेती करते हैं और इसके अलावा बाकी बचे हुए इसमें सब्जियों की खेती की जाती है, बाकी बचे हुए समय में सब्जियों की खेती की जाती है। इन जो भी धान की पैदावार होती है, यह झारखंड की मुख्य पैदावार है और इस पैदावार को किसानों के खेतों से लेकर सरकार की मंडियों तक पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार का था और इसी को लेकर राज्य सरकार ने धान अधिप्राप्ति केंद्रों की स्थापना की थी और खास करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के बेहतरी के लिए इस योजना के प्रारूप को बदलकर किसानों के विकास के लिए, किसानों की उन्नति के लिए कुछ और योजनाओं की शुरुआत की थी। उसमें यह एक योजना है धान अधिप्राप्ति योजना और इस अधिप्राप्ति योजना के तहत किसानों के खेतों से सीधा मंडी सरकार के अधिप्राप्ति केंद्र तक फसल की पैदावार को लेकर आने का था और किसानों को इसके लिए सहूलियत दी गई थी। किसी तरीके का कोई निबंधन की स्थिति नहीं थी, किसान सीधा लेकर पहुंच सकते थे, अपने स्थानीयता का प्रमाण देते हुए वह इन अधिप्राप्ति केंद्रों पर अपने धानों को बेच सकते थे और बिचौलियों से बचते हुए एक उचित कीमत राज्य सरकार ने इनको देने की कोशिश की थी। लेकिन जो स्थिति बन पड़ी है, झारखंड के आधा से ज्यादा किसान अपनी फसल की पैदावार को बिचौलियों को बेचने के लिए ही मजबूर नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर प्रदेश भाजपा ने कल 1 दिवसीय वर्चुअल धरना का आयोजन किया था। जी, और किसानों की स्थिति की अगर बात की जाए तो तय समय सीमा से अभी तक में क्या कुछ स्थिति किसानों की बनी हुई है, क्या कुछ किसानों की तरफ से देखने मिल रहा है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? किसानों को चूंकि फसल की पैदावार की पूरी कीमत नहीं मिल सकती है तमाम किसानों को और खास करके किसानों के साथ साथ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल को इन अधिप्राप्ति केंद्रों के बाहर रखे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पलामू से और दूसरी जगहों से कुछ जो रिपोर्टें दिखाई थी उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि किसान अपनी फसलों को इन अधिप्राप्ति केंद्रों के बाहर रखे हुए हैं, लेकिन सरकारी लापरवाही या लाल फीताशाही की वजह से इन फसलों की खरीद सुनिश्चित नहीं हो पा रही है और यह शायद किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। लॉकडाउन के इस अवसर पर जिस तरीके से किसान परेशान हो रहे हैं और उन्हें उनके फसल की कीमत उचित तौर पर नहीं मिल पा रही है, तो यह सरकार के लिए भी चिंताजनक है और खास करके किसानों के लिए भी चिंताजनक है। किसानों की स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है कि झारखंड में जितने सीमांत किसान हैं, यहाँ पर पिछले 2 सालों में उनकी आत्महत्याएं की भी खबरें देखने को मिली हैं। कर्ज से परेशान होकर और बाकी दूसरी परेशानियों से जूझते हुए किसानों ने आत्महत्याएं तक की हैं। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए राज्य सरकार को किसानों की तरफ एक बार सहानुभूतिपूर्वक देखने की जरूरत है और उनकी समस्याओं का निपटारा करने की जरूरत है।
आस्था। जी बिल्कुल, किसान तो लगातार परेशान हो रहे हैं, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रदेश बीजेपी ने किसानों के समर्थन में जो आवाज़ उठाई है उस पर कितना ध्यान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन प्रत्यगी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है और सरकार पर किसानों को छलने के आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश बीजेपी ने किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई है। अब खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।